हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के हिसाब से उनके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के TNT चैंपियन यानी कि वार्डलो ने की और यहाँ पर इनके अंदर आकर बातें करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो ने सुना है कि लास्ट वीक क्रिश्चियन केज ने कहा है कि वो वार्डलो के खिलाफ मैच चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर वार्डलो ने क्रिश्चियन केज को कॉल आउट किया क्योंकि वो क्रिश्चियन केज को उनका मैच देना चाहते थे। जिसके बाद क्रिश्चियन केज भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्रिश्चियन केज और वार्डलो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और ऐसे ही इतने में वार्डलो क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए और वार्डलो ने क्रिश्चियन केज के ऊपर 2-3 पंचेस भी लैंड किए। पर इतने में जब वार्डलो लुचासोरस की तरफ बढ़े तब क्रिश्चियन केज ने इस चीज का फायदा उठाकर वार्डलो के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया। जिसके बाद क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने मिलकर रिंग के अंदर एक लैडर लाई और लुचासोरस ने उस लैडर के ऊपर वार्डलो पर एक चोकस्लैम लगा दिया और क्रिश्चियन केज ने अपना फिनिशर यानी किल स्विच लगा दिया। और यहाँ पर वार्डलो की TNT चैंपियनशिप लेकर क्रिश्चियन केज ने क्लियर कर दिया कि वो TNT चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं, जो तो इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए काफी तगड़ा सेगमेंट था। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें डार्बी एलिन और ऑरेंज कैसिडी मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर बिग बिल और ली मोराटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन इनकी स्ट्रेंज टीम ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और इस मैच के अंदर बिग बिल और ली मोरियार्टी इनको काफी तगड़ी फाइट दी है। और कई बार लग रहा था कि बिग बिल और ली मोरियार्टी इस मैच के अंदर डार्बी एलिन और ऑरेंज कैसिडी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन ने मिलकर बिग बिल को इस मैच से बाहर कर दिया और ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर ली मोरियार्टी पर अपना फिनिशर लगा दिया और डार्बी एलिन ने ली मोरियार्टी पर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगा दिया। पर ली मोरियार्टी को डायरेक्ट पिन करने के बजाय डार्बी एलिन ने ली मोरियार्टी को एक हेडलॉक टेकओवर के अंदर पिन कर दिया, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलिन ने MJF को क्लियरली एक मैसेज सेंड कर दिया है कि डार्बी एलिन अब MJF को हराने के लिए तैयार है। क्योंकि इसके पहले जब डार्बी एलिन और MJF इनके बीच में एक राइवलरी हुई थी तब MJF ने डार्बी एलिन को एक हेडलॉक टेकओवर के अंदर हराया था। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे डार्बी एलिन के साथ क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज पता है क्यों, लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब की तरफ हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स अरीना के अंदर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब यंग बक्स अरीना के अंदर आ रहे थे तब एलेक्स मार्वेज यंग बक्स का इंटरव्यू लेने के लिए गए। पर इससे पहले यहाँ पर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब आ गया, जिससे कि यहाँ पर द यंग बक्स और BCC इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ और BCC ने यहाँ पर यंग बक्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जाते जाते मॉक्सली ने कहा कि वो AEW के रियल एलीट है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में वार्डलो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहाँ पर वार्डलो को डॉक्टर्स असिस्ट कर रहे थे। और इतने में यहाँ पर आर्न एंडरसन आ गए और यहाँ पर वार्डलो से बात करते हुए आर्न एंडरसन ने कहा कि आर्न एंडरसन को पता था कि क्रिश्चियन केज क्या करने वाले हैं और इसलिए आर्न एंडरसन रिंग के अंदर आना चाहते थे। पर वार्डलो ने कहा कि वार्डलो को पता था क्रिश्चियन केज क्या करने वाले हैं, इसलिए वार्डलो आर्न एंडरसन को रिंग के अंदर नहीं ले गए। पर अब क्रिश्चियन केज ये भी समझ ले कि वार्डलो क्या कर सकते हैं और ये कहकर वार्डलो ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज को TNT चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच के अंदर चैलेंज कर दिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब क्रिश्चियन केज और वार्डलो इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने ऑरेंज कैसिडी से पूछा कि ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए काफी सारे सुपरस्टार्स चैलेंज करना चाहते हैं, तो इस पर ऑरेंज कैसिडी क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि जो कोई सुपरस्टार ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है वो सुपरस्टार जाकर टोनी खान से बात कर सकता है और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी उसके खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। जो बातें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने इस इंटरव्यू के अंदर कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि ऑरेंज कैसिडी के चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उनका मैच एक लोकल सुपरस्टार के खिलाफ था और यहाँ पर सैमी गेवेरा
गेवेरा ने इस मैच के अंदर एक स्क्वाश मैच के अंदर उस लोकल सुपरस्टार पर अपना फिनिशर लगाकर उसे पिन कर इस मैच के अंदर हरा दिया। और इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा ने इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए काफी वेट किया है और अब फाइनली सैमी गेवेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाले हैं और अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मैच के अंदर सैमी गेवेरा अपने ब्लड स्वेट और टीयर सब कुछ देने वाले हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो डबल और नथिंग पे-per-view से एज अ वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही निकलने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि सैमी गेवेरा आगे क्या करते हैं। जिसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी, जेफ जेरेट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह को बुलाते हुए दिखाई दिए और जब ये सब अपने एंट्रेंस कर रहे थे तभी एफटीआर ने पीछे से आकर सतनाम सिंह को रैम के ऊपर से ढकेल दिया, जिससे कि सतनाम सिंह सीधा जाकर टेबल्स के थ्रू गिर गए और वो तो यहीं पर ही आउट हो गए। और यहाँ पर एफटीआर ने जेफ जेरेट और जे लीथल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी अटैक के अंदर जब एफटीआर जेफ जेरेट को रिंग के अंदर ले गई और एफटीआर जब जेफ जेरेट पर अपना फिनिशर लगा रही थी तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर जेफ जेरेट की वाइफ यानी कि मिरांडा एईडब्ल्यू के अंदर आती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर आकर उन्होंने एफटीआर के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे कि जेफ जेरेट यहाँ पर अपना कमबैक कर पाए। और यहाँ पर जेफ जेरेट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह इन सबने मिलकर एफटीआर के ऊपर अटैक कर दिया और जाते जाते जेफ जेरेट और जे लीथल ने एफटीआर के ऊपर यहाँ पर गिटार्स भी फोड़ दिए और वर्ल्ड टाइटल्स लेकर ये क्लियर कर दिया कि वो नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए एकदम रेडी है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे एफटीआर और जे लीथल और जेफ जेरेट के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में डार्बी एलन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पिकेट ने डार्बी एलन से पूछा कि डार्बी एलन ने डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच हेडलॉक टेकओवर से जीता है तो इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर जवाब देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि सभी को पता है कि इसका मतलब क्या है। ये डार्बी एलन का एमजेएफ के लिए मैसेज था और एमजेएफ समझ जाए कि अब डार्बी एलन एमजेएफ को हराने के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए और यहाँ पर डार्बी से बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा क्या डार्बी को याद है कि डार्बी ने कहा था कि सैमी एक काफी तगड़े सुपरस्टार है जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। और अब सैमी गेवेरा डार्बी एलन को बताने के लिए आए हैं कि सैमी गेवेरा वैसा ही करने वाले हैं और सैमी गेवेरा एमजेएफ के सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर नहीं हारने वाले। सैमी भी उतना ही वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं जितना कि डार्बी और इसलिए सैमी डार्बी को रिस्पेक्ट करते हैं और वो यहाँ पर मेक श्योर करना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए डबल और नथिंग पे-per-view के बाद एमजेएफ वर्ल्ड चैंपियन ना रहे। जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही जिस पर डार्बी ने भी सैमी गेवेरा को एक फिस्ट बम्प किया और दोनों यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या अब ये सब सुपरस्टार्स एमजेएफ के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और हिकारू शिरा एक टैग टीम मैच के अंदर द आउटकास्ट के टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी, जो कि मैच ओरिजिनली एक 6 वुमेन टैग टीम मैच होने वाला था पर किन्हीं कारणों की वजह से ये मैच एक नॉर्मल टैग टीम मैच हुआ जहां पर हमें पेज आउटकास्ट की तरफ से इनसाइड पर देखने को मिली। और ये मैच शुरू होने से पहले ही द आउटकास्ट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर और हिकारू शिरा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर लेजिटिमेट टैग टीम थी इसलिए उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी। लेकिन गाइस डॉक्टर ब्रिट बेकर और हिकारू शिरा ये आर्च राइवल होने के बावजूद इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली दोनों ही सुपरस्टार्स साथ में मिलकर काम कर पा रही थी और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रही थी, जिसके चलते इस मैच के अंदर इन दोनों ने भी काफी देर तक डोमिनेट किया। पर जब कभी ऐसा होता तब हर बार की तरह ही सराय इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर देती। पर इस सब के बावजूद एक मैच काफी जबरदस्त मैच रहा और जब आखिरकार डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी तब सरिया ने फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और रेफरी के पीठ पीछे टोनी स्टॉर्म ने डॉक्टर ब्रिट बेकर की आंखों के अंदर स्प्रे पेंट मार दिया और ब्रिट बेकर पर अपना फिनिशर लगाकर ब्रिट बेकर को पिन कर टोनी स्टॉर्म ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट पर यह मैच क्यों चेंज कर दिया गया। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट ने ऑरेंज कैसिडी को बताया कि कैसिडी ने अभी भी कहा था कि जो कोई सुपरस्टार उनकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है वो जाकर टोनी खान से बात कर सकता है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर करीब करीब 20 सुपरस्टार्स है जो कि टोनी खान से उनकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच मांगने के लिए गए हैं। जो बातें रेने पिकेट ने ऑरेंज कैसिडी को बताई और सरप्राइजिंगली इस पर ऑरेंज कैसिडी इन 20 सुपरस्टार के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप एक मैच के अंदर डिफेंड करने के लिए मान गए हैं। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी एक 20 मैन बैटल रॉयल मैच के अंदर अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ऑरेंज कैसिडी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और क्या इस चक्कर में वो अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हारते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल में मुझे लग रहा है कि कैसिडी ने अपने आप के ऊपर एक काफी बड़ी बेट लगाई है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान अपीयर होते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए टोनी खान ने फाइनली अपनी काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और टोनी खान ने अनाउंस कर दिया कि हमें जून 17 से AEW का एक नया शो AEW कोलिजन देखने को मिलने वाला है और ये शो डायनामाइट शो की तरह इक्विवेलेंट होने वाला है जहाँ पर भी हमें ग्रेट रेसलिंग देखने को मिलने वाली है। और टोनी खान ने प्रॉमिस करते हैं कि कोलिजन शो भी फैंस को काफी पसंद आएगा। जो बातें कहकर टोनी खान ने यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन गाइज इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइज ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया
और इस मैच के शुरुआत में क्रिस जेरिको और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हमें इनके बीच में काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है और ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को काटे की टक्कर दे रहे थे। लेकिन गाइस ये मैच ज्यादा देर तक रिंग के अंदर नहीं चला और यहाँ पर दोनों ही क्रिस जेरिको और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग फाइट करते करते अरीना के बाहर जा रहे थे, जहां पर ये मैच काफी अलग अलग जगह ऊपर जा रहा था और इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा भी आ रहा था। और जेएस इस मैच से बैन था, इसलिए इस मैच के अंदर जेरिको भी बिल्कुल अकेले ही थे और जेरिको ने अपने दम पर इस मैच के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और जेरिको ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर सरप्राइजिंगली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अरीना छोड़कर बाहर भाग गए। लेकिन इस सब के बाद हमें पता चला कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का प्लान था, क्योंकि जैसे ही क्रिस जेरिको अरीना के बाहर आए वैसे ही यहाँ पर एडम कोल ने आकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एडम कोल तब तक अरीना के अंदर नहीं जा सकते जब तक जेरिको अरीना के अंदर है। इसीलिए यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जेरिको को अरीना के बाहर लेकर आ गए, जिससे कि एडम कोल जेरिको के ऊपर अटैक कर पाए और यहाँ पर एडम कोल ने जेरिको पर अपना फिनिशर लगा दिया, जिसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी जेरिको पर अपना फिनिशर लगा दिया और जेरिको को पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ये मैच जीत लिया है। और यहाँ पर एडम कोल को भी क्रिस जेरिको के ऊपर अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एडम कोल और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है। पर गाइस अब सच में लग रहा है कि आखिरकार हमें इस राइवलरी का आखिरी मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय एक 1-on-1 मैच के अंदर रूस को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस पता नहीं इस मैच के अंदर रूस किस बात से गुस्सा थे, पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही रूस ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मानो कि रूस की जंगल बॉय के साथ जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो। और रूस ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय के ऊपर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि जंगल बॉय के सिर से खून भी निकल रहा था। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर करीब करीब आधे से ज्यादा टाइम के लिए रूस ने ही डोमिनेट किया है, जहां पर रेफरी भी कई बार रूस को जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए रोक रहा था। और माना कि जंगल बॉय काफी बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक करना चाहते थे, पर वो ये नहीं कर पा रहे थे। पर ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा। पर ऐसे ही जब इस मैच के आखिर में जब रूस जंगल बॉय के ऊपर काफी वायलेंटली अटैक कर रहे थे, तब रेफरी रूस को रोकने के लिए गया, क्योंकि रूस रो ब्रेक होने के बावजूद जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर रहे थे। और जब रूस ये देखकर रेफरी के ऊपर गुस्सा थे, तब इसी चीज का फायदा उठाकर जंगल बॉय ने रूस के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया और रूस को पिन कर जंगल बॉय ने यह मैच जीत लिया है। जो मैच तो जंगल बॉय ने दिमाग लगाकर जीत लिया, लेकिन जैसे ही जंगल बॉय ने मैच जीता वैसे ही रूस और उनकी टीम ने मिलकर जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और तभी यहाँ पर जंगल बॉय को बचाने के लिए डार्बी एलन आ गए, पर फिर भी रूस के पास नंबर से एडवांटेज था, इसीलिए डार्बी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। और इतने में यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए, जिन्होंने रिंग के बाहर ही रूस के ऊपर अटैक कर दिया और इनके अंदर आकर डार्बी एलन और सैमी गेवेरा ने मिलकर पेलो पेलिग्रोसो यानी कि प्रेस्टन वांस पर भी अटैक कर दिया और रूस और उनकी टीम को रिंग से बाहर कर दिया। और यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जो देखकर लग रहा है कि फाइनली ये सब एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। और अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। और मुझे पता नहीं कि यहाँ पर शायद सिर्फ मैं हूँ जिसे कि 4 पिलर्स की स्टोरी, ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट की स्टोरी की बराबरी काफी पसंद आ रही है, या फिर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको भी ये स्टोरी बीसीसी और द एलीट की स्टोरी की तरह पसंद आ रही है या नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों ही स्टोरीज काफी जबरदस्त स्टोरीज है, क्योंकि माना कि बीसीसी और द एलीट के राइवलरी के अंदर हमें काफी बढ़िया स्टोरी के साथ एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिलेगा, पर हमें एमजेएफ और 4 पिलर्स की स्टोरी के साथ बहुत ही बढ़िया मैच भी देखने को मिलेगा और ये आगे चलकर एईडब्ल्यू का फ्यूचर भी अनफोल्ड करेंगे। इसलिए मैं इस मैच के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये सब देखकर बैकस्टेज में एमजेएफ काफी नाराज थे और जब रेने पिकेट एमजेएफ से सवाल पूछने के लिए गई कि एमजेएफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के पहले यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर एमजेएफ इतना गुस्सा थे कि एमजेएफ ने रेने पिकेट के हाथ के माइक को फेंक दिया और एमजेएफ यहाँ से गुस्से में चले गए, जो देखकर रेने पिकेट भी थोड़ी फार गुस्से में थी। तो अब देखना पड़ेगा कि अब एमजेएफ क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेने के लिए जाती हुई दिखाई दी और यहीं पर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि काफी दिन हो गए जेमी हेटर एईडब्ल्यू के शोज के ऊपर नहीं आए, लेकिन टोनी स्टॉर्म को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर टोनी स्टॉर्म जेमी हेटर से अपने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रीमैच मांगना चाहती है और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म चाहते हैं कि उन्हें विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिले। जो बातें की टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर जेमी हेटर को विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। और इसके बाद एईडब्ल्यू ने अगले डायनामाइट और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर रिकी स्टार्स एक 1-on-1 मैच के अंदर जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही जे व्हाइट इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स के साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे और वो यहाँ पर रिकी स्टार्स का पूरा मजा उठाकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर रिकी स्टार्स तो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और अपने गुस्से को अपनी ताकत के अंदर बदलकर रिकी स्टार्स ने इस मैच के अंदर जे व्हाइट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जब भी रिकी स्टार्स ऐसा करते, तब रिंग साइड पर खड़े जूस रॉबिन्सन मैच के अंदर इंटरफेयर कर देते, जिससे कि जे व्हाइट इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाते।
और ऐसे ही मैच आगे बढ़ रहा था, जहां पर इन सब इंटरफेरेंसेस के बावजूद ये मैच एक काफी बढ़िया मैच चला। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेरेंसेस होने लगे और जब रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर जे व्हाइट पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब जूस रॉबिन्सन यहाँ पर स्टील चेयर लेकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। लेकिन रिकी स्टार्स ने उसे डॉज कर उस स्टील चेयर से जूस रॉबिन्सन पर ही अटैक कर दिया। और जब जे व्हाइट आगे बढ़े, तब रिकी स्टार्स इतना गुस्सा थे कि स्टार्स ने मैच की परवाह किए बगैर जे व्हाइट पर भी उस स्टील चेयर से अटैक कर दिया, जिससे कि डिस्क्वालिफिकेशन के चलते रिकी स्टार्स से मैच हार गए। पर एक तरीके से रिकी स्टार्स को जे व्हाइट के खिलाफ अपना बदला मिल चुका था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जे व्हाइट और रिकी स्टार्स इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि ये कहानी अब तक खत्म नहीं हुई। लेकिन इस सब के बाद फाइनली हमें डायनामाइट शो के आखिर में डॉन कैलस अरीना के अंदर आकर ये एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देने वाले थे कि डॉन कैलस केनी ओमेगा के ऊपर क्यों टर्न हुए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि सभी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर विक्टिम केनी ओमेगा है, लेकिन रियल में यहाँ पर विक्टिम डॉन कैलस है, क्योंकि डॉन कैलस के बगैर केनी ओमेगा कुछ भी नहीं है। डॉन कैलस की वजह से ओमेगा पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलस कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए, जिन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तो खड़े ही थे, पर केनी ओमेगा ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतने में यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने आकर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया। और रिंग के अंदर जाकर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ही AEW कंपनी का हार्ट एंड सोल है और वही AEW कंपनी के द एलीट है। जो बातें मॉक्सली कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर यंग बक्स आ गए, जिनके साथ कुछ हथियार भी थे, पर फिर भी यहाँ पर द एलीट आउट नंबर थी। लेकिन इतने में यहाँ पर हमें फाइनली हैंगमैन पेज का रिटर्न देखने को मिला, जिनके आंखों के ऊपर एक आई पैच बंधी हुई थी। और यहाँ पर ओमेगा ने भी हैंगमैन पेज को वेपन्स दिए, जिसके बाद द एलीट ने रिंग के अंदर आकर उन्हीं वेपन से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक कर दिया। और विद जूता पर वी ट्रिगर लगाकर हैंगमैन पेज ने अपना फिनिशर बकशॉट लेरेट भी लगा दिया। और फाइनली रिंग के अंदर द एलीट एक साथ आई और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि रिंग के अंदर जो खड़ी है वो द एलीट है और ये AEW कंपनी के हार्ट एंड सोल है। और इसके बावजूद भी अगर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब द एलीट के खिलाफ जाना चाहता है तो तैयार है, क्योंकि द एलीट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को एक एनार्की इन द अरीना मैच के अंदर फेस करना चाहते हैं। जो बातें की अगर हैंगमैन पेज ने BCC को यहाँ पर एलीट की तरफ से एक एनार्की इन द अरीना मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो देखकर यहाँ पर मॉक्सली भी काफी सरप्राइज थे। और इसी काफी तगड़े रियूनियन के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?